नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करने की श्रृंखला में एक नया प्रश्न पत्र लेते हैं। वो प्रश्न पत्र है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के तहत भूगोल 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी उसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्न पत्र के बारे में। तो इस प्रश्न पत्र में कुल 70 प्रश्न पूछे गए थे जो कि विषय से आधारित थे तथा 30 प्रश्न जो है आपके जीएस के होते हैं। तो जो 70 प्रश्न पूछे गए हैं भूगोल के, उनको हम 35-35 करके 2 वीडियो में उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो के अंतर्गत 1 नंबर प्रश्न से लेके 35 नंबर प्रश्नों तक व्याख्यात्मक रूप से सॉल्व करेंगे। दूसरे वीडियो में 36 नंबर प्रश्न से 70 नंबर प्रश्न तक उनको सॉल्व करेंगे। जो पहला प्रश्न पूछा गया है, आइए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन सा कथन सही है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका कूट क्या दिया हुआ, कथन क्या दिए हुए उनको पहले देख लेते हैं। कथन है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका कथन सही है, आप खुद सोचिएगा। अगला जो दिया हुआ उसको देख लेते हैं कि आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवाश्म पाए जाते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। पहला जो स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, लेकिन जो दूसरा पार्ट है कि पेड़ पौधे एवं जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं, ये पूर्णतः गलत है। ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ना कि आग्नेय चट्टानों में। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है कि सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूगर्भिक इतिहास में निर्मित हुई तथा वर्तमान में आग्नेय चट्टानों की निर्माण प्रक्रिया बंद हो गई। अब ये देखिए कि यहाँ पे भी इस स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट है वो सही है, ठीक है, लेकिन जो वर्तमान में कह रहे हैं कि वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई, ये पूर्णतः गलत है। तो जो 3 आपके कथन दिए हैं उनमें केवल आपका जो पहला कथन है वही केवल सही है, उसके अलावा दोनों कथन गलत हैं, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जो वर्तमान में जो आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हो रहा है ज्वालामुखी क्रिया द्वारा, जो भी अभ्यंतरिक स्थल रूप बन रहे हैं या बहिर्जात जो बल के द्वारा जो स्थल रूप बन रहे हैं, वो सभी बन रहे हैं, आग्नेय चट्टानें ही बन रही। तो ये आपका पूरी तरह से गलत है। तो आपके जो कूट दिए हुए हैं कि केवल 1 सही है, केवल 1-2 सही है, केवल 1-3 सही है, सभी 1-2-3 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1 सही है, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से आप लगा लीजिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्थान जहां भूकंपीय घटना का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए केंद्र मतलब फोकस, अभिकेंद्र, यहाँ पे अधिकेंद्र होना चाहिए, इपिसेंटर, कोर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जहां भूकंपीय जो घटनाएं होती है उसका सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र, ठीक है। अब आपको बताते चले कि जब भूकंप आता है तो सबसे पहले वायुमंडल में जो रेडान गैस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, मतलब कि भूगर्भिक हलचल की वजह से जो रेडान गैस है उसका रिसाव होता है और इस गैस की मात्रा में वृद्धि होना उस प्रदेश में भूकंप आने का संकेत होता है। जिस तरह से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहां से उत्पन्न होती हैं उसे भूकंप मूल कहते हैं, और जहां सबसे पहले अनुभव की जाती हैं भूकंपीय तरंगें वो सभी क्या कहलाती हैं, भूकंपीय अधिकेंद्र कहलाती हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है कि मोहरोविसिक असंबद्धता मतलब मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी डैश 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 के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं निचली क्रस्ट ऊपरी मेंटल के बीच में, ऊपरी मेंटल निचली क्रस्ट के मेंटल के बीच में, निचली मेंटल बाह्य कोर के बीच में, बाह्य कोर और आंतरिक कोर के बीच में। तो जो मोहरोविसिक असंबद्धता पाई जाती है वो पाई जाती है निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, मतलब कि क्रस्ट का निचला भाग और मेंटल का ऊपरी भाग उसके बीच में पाई जाती है। अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रख लेना है कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, ये आपको याद करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी की सतह से नीचे 700 किलोमीटर की गहराई पे एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कहते हैं रेपेटी असंबद्धता या रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी, जो कि ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को डिवाइड करती है। अब आपसे पूछा गया है कि निचली मेंटल और कोर बाह्य कोर को कौन डिवाइड करता है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। इसी तरह से बाह्य कोर और आंतरिक कोर को कौन डिवाइड करता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब आपको एक चीज और बता दें कि जो ऊपरी क्रस्ट होता है और निचली क्रस्ट होता है उनके बीच में भी एक असंबद्धता पाई जाती है जिसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी की सतह के नीचे क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट भी 2 भाग में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल में भी
अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर उसके बाद कोर में अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है, तो इस तरह से पूरा क्या हो गई, 3 परतें थी, उसमें 6 पार्ट हो गए। अब सभी जितनी भी असंबद्धताएं हैं उनके बीच में पाई जाती है, उनको आपको पूरी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि कोई न कोई भी परीक्षा हो उसमें आपको इस तरह का प्रश्न बनना ही बनना है। तो आपको पहले से ही तैयार रहना है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफल होना चाहते हैं तो आप जो बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करते हैं उनको आप हल्के फुल्के मत सॉल्व किया करिए। एक प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सब की विकल्प को आप दिमाग में तैयार रखिएगा। तो आपको बताते चलें कि जब भूपटल से मेंटल की ओर संपर्क में जो पी वेव्स जाती हैं तो उस समय जो उनका वेग हुए वो 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 7.9 से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। और उसी से पता चलता है कि वहां पे कोई एक असंबद्धता पाई जाती है, और जो असंबद्धता पाई जाती है उसे ही कहते हैं क्या, मोह असंबद्धता। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने पर्वत निर्माण के तापीय संकुचन सिद्धांत को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो है कॉन्सेप्ट दिया गया, किसने दिया था, जॉली ने, होम्स ने, डेली ने या जेफरीज ने। तो ये सिद्धांत दिया था जेफरीज महोदय ने। तो पर्वत के निर्माण संबंधी जो 4 प्रमुख जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं आपको रट लेना है। पहला है तापीय संकुचन का सिद्धांत जिसे जेफरीज ने दिया था। खिसकते महाद्वीपों की परिकल्पना का सिद्धांत जो डेली महोदय ने दिया था, स्लाइडिंग कॉन्टिनेंट्स हाइपोथेसिस। इसी तरह से संवहन तरंग सिद्धांत आर्थर होम्स ने दिया था, कन्वेक्शनल करंट थियरी। और उसके बाद तापीय चक्र सिद्धांत या थर्मल साइकिल कॉन्सेप्ट जो है जॉली महोदय ने दिया था। तो इस तरह से आप सभी तरह के जो भी विकल्प हैं उनसे क्या प्रश्न बन सकता है वो भी आप याद करते हुए चलिएगा। हमारे इन प्रश्नों को सॉल्व कराने का मकसद यही है, नहीं तो आपको कहीं से भी ये प्रश्न मिल सकते हैं। आपको मकसद ये है कि आपको आइडिया देना जिससे कि आप आसानी से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने के जो तरीका है उसको आप बदलें, और जो प्रश्न पूछा गया उसका एक विकल्प सही है तो शेष जो 3 विकल्प बचे हुए हैं उनके लिए क्या प्रश्न बन सकता है, या चारों विकल्प मिला के क्या प्रश्न बन सकता है। इन सब को सोचते हुए अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो निश्चित तौर पे कोई भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम रुकने वाला नहीं है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची में घटक दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे बनने वाली स्थलाकृतियां दी हुई हैं। तो नदी के जल द्वारा क्या बनेगा, नदी के जल द्वारा आपका जो है गोखुर झील बनेगी। ठीक है, ऑक्सबोल लेक वो तो कंफर्म है। हिमनद द्वारा क्या बनेगा, तो हिमनद द्वारा आपका ड्रमलिन बनेगा। भूमिगत जल द्वारा क्या बनेगा, तो भूमिगत जल द्वारा लैपीज बनेगा। पवन के द्वारा क्या बनेगा, आपका जीवगन बनेगा। तो आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। ए का जो बनेगा 3। ठीक है, तो आपका 3 का क्या है, 3 का ए, तो 3 का ए यहाँ आप देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हिमनद आप देखिएगा तो ड्रमलिन। 2 का बी, तो 2 का बी देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 का बी आपको देख लीजिएगा। तो आप क्या करना है कि आपको इसी तरह से इसको मिलाना है अगर आप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। दूसरा है कि पीलियन तुल्य जलवायु सबसे भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। तीसरा है कि भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। और डी नंबर दिया हुआ है कि जब ज्वालामुखी मतप्राय हो जाती है तो ज्वालामुखी पाइप के जमने के बाद लावा प्लग का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा गया है कि जो वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका सही नहीं है कौन सा, सी नंबर, क्योंकि ये प्रसुप्त ज्वालामुखी ना होकर के क्या है, एक एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, तो आपको बताते चलें कि जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें उद्गार एक बार होता है, उसके बाद शांत पड़ जाते हैं और फिर कभी कभी उद्गार होता है। ठीक है, तो इनके जो उदाहरण हैं वो इटली का विसुवियस है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ है, जापान का फ्यूजियामा है कि नहीं। और जो स्ट्राम्बोली हमने जैसा कि आपको बताया कि एक एक्टिव ज्वालामुखी है। अब स्ट्राम्बोली को और किस उपनाम से जानते हैं वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपर्दन चक्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिए हुए अपर्दन का भौगोलिक चक्र जो कि WM डेविस ने दिया था, ये सही है आपका। दूसरा है पेडी प्लेनेशन का जो चक्र है वो आपका एलसी किंग ने दिया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, उसके बाद सवाना का जो है अपर्दन चक्र मोरिसावा, तो मोरिसावा ने नहीं दिया था। अपर्दन चक्र का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था पुश एवं थॉमसन महोदय ने।
ठीक है, और एपिसोडेमिक अपर्दन चक्र दिया था S.A. सुम महोदय ने। तो आपको इस तरह से पूरी तरह से याद कर लेना है। और जो मैरी सावा महोदय थे उन्होंने टेक्नो ज्योमेट्रिक मॉडल दिया था, ठीक है, और जो लासन महोदय हैं उन्होंने पैन फैन दिया था। अब आप मुझे बताइए कि पैन प्लेन शब्द किसने दिया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगला प्रश्न है कि अपक्षय की वह प्रक्रिया जो खनिजों में जल की वृद्धि से होती है कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण, जलीय संलयन या जलयोजन। तो ये जो है कहलाता है जलयोजन, ठीक है, हाइड्रेशन कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए खंडित डेल्टा, प्रत्यक्त डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा या चापाकार डेल्टा। तो जो सागरीय लहरें या धाराओं द्वारा नदियों के जो डेल्टा में बदलाव किया जाता है या नष्ट किया जाता है तो उसे कहते हैं खंडित डेल्टा, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि विश्व में परित्यक्त डेल्टा, चापाकार डेल्टा और ज्वारनदमुखी डेल्टा के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से। जैसे ज्वारनदमुखी जो डेल्टा होता है उसका उदाहरण आप बताइएगा। इसी तरह से आप परित्यक्त डेल्टा का क्या उदाहरण हो सकता है वो आप बताइएगा। जैसे चापाकार का क्या हो सकता है, चापाकार जैसे आपको मालूम है कि इंडस का डेल्टा हो गया, फिर उसके बाद नील नदी का डेल्टा हो गया, गंगा का डेल्टा हो गया। जैसे पंछी नुमा डेल्टा है तो पंछी नुमा आकार का जो डेल्टा बनता है वो आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी द्वारा बनता है। तो इसी तरह से आपको अब दो है आपके पास कि परित्यक्त डेल्टा किस नदी द्वारा बनता है जो विश्व में प्रमुख जो नाम जाना जाता है, और ज्वारनदमुखी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि आपको कूट मिलाना है, और कूट कैसे मिलाना है, ये आपका हो गया है। हाँ, आपका जो 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है। मेघ मतलब क्लाउड है, सबसे अधिक ऊंचाई पे कौन सा क्लाउड मिलता है। ऑप्शन दिए हुए हैं स्तरीय मेघ, मध्य स्तरीय मेघ, स्तरीय कपासी मेघ या पच्छाव कपासी मेघ। तो जो है आपका जो उत्तर है वो है आपका पच्छाव कपासी मेघ। तो आपको मालूम है कि मेघ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, फिर उनकी सब कैटेगरीज होती हैं। तो कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं उनको आपको देखना है एक बार, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा के मिलने पर ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में हुई कमी कहलाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं सामान्य ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन और ओसांक। तो जो सघन संघनन की गुप्त ऊष्मा से जो मिलने पर जो ऊपर उठती हुई वायु के तापमान में कमी होती है उसे कहते हैं आपका आर्द्र रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, ठीक है, वेट आइडियाबेटिक टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब जो है अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए BSH, उसके बारे में दिया हुआ कि यह उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक है। तो ये आपका जो है सही है, ठीक है, एस से याद रखना स्टेपी हो जाए। फिर उसके बाद CF जो है वर्ष भर वर्षा और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु है। तो C मतलब कि ये आपका मिड लैटिट्यूड का हो गया, मीसोथर्मल हो गया, और F का मतलब फुल टाइम मतलब कि साल भर वर्षा का प्रतीक है। तो ये आपका सही हो गया। फिर उसके बाद AW जो है समाना दिया हुआ है, मानसून जलवायु संक्षिप्त, ये तो ये आपका गलत हो गया है। अगर M होता तो वो फिर मानसूनी होता, ठीक है, तो आपका ये गलत हो गया। ये जबकि है किस चीज का, ये है उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु का, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और जो लास्ट वाला वो भी देख लेते हैं, DF आर्द्र शीत जलवायु, कोई शुष्क ऋतु नहीं, तो ये भी आपका सही है। तो ये आपका C नंबर स्टेटमेंट गलत है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि स्पेन एवं फ्रांस में उत्तरी पश्चिमी से दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवन कहलाती है। ऑप्शन दिए हैं सिरक्को, बोरो या फिर मिस्ट्रल या फॉन। तो आपकी ये कहलाती है मिस्ट्रल कहलाती है। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इसमें से हवा है जो कि ब्लड रेन करती है, समझे, रक्त वर्षा करती है। कौन सी हवा है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि वर्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं का अनुक्रम सही है, सीक्वेंस कौन सा सही है। ऑप्शन दिए हुए हैं असंतृप्त वायु, संघनन, ओसांक, वर्षण। मतलब कि सीक्वेंस क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। बी जो ऑप्शन है कि असंतृप्त वायु, ओशांक, संघनन, वर्षण।
तीसरा है ओसांक असंतृप्त वायु संघनन वर्षण, और जो चौथा विकल्प है असंतृप्त वायु संघनन वर्षण और ओसांक। तो जो सही क्रम है वो है अनसैचुरेटेड एयर या असंतृप्त वायु, ड्यू पॉइंट, ओसांक, संघनन कंडेंसेशन और उसके बाद वर्षण प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो आपका सही हो गया। अब आपको बताते चलें कि जो संघनन की प्रक्रिया, संघनन क्या होता है कि जब गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है तो संघनन होता है। ठीक है, और यदि हवा का तापमान ओसांक बिंदु से नीचे चला जाता है तो संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और संघनन की प्रक्रिया पर वायु के आयतन, तापमान, वायु दाब और आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, संघनन की प्रक्रिया पर। अगला जो है फिर कूट मिलाना, सूची एक तरफ सूची में दिए हुए चक्रवात के प्रकार, मतलब कि उस स्थानीय क्षेत्र में कौन से चक्रवात किस नाम से जाने जाते हैं, और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको मालूम होगा कि जो टाइफून है, टाइफून कहाँ है, तो आपको मिला देना है कि चीन में होगा। ठीक है, तो आप टाइफून मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद बेंगियाओ, ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हरिकेन, ये आपका यूएसए हो जाएगा। विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो आप अगर मिलाएंगे तो ए का डी, बी का सी, तो डी सी, और 3 का आपका जो है बी, तो आपका पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से मिला दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये हवाएं ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर संकरी प्रवाह पट्टी में प्रवाहित होती हैं। तो ये आपका सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो केवल उत्तरी गोलार्ध में तो नहीं होता है, ये दोनों गोलार्धों में होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। और भी जो स्टेटमेंट उनको भी देख लेते हैं कि इन हवाओं का मार्ग लहरदार एवं विसर्पण लिए हुए होता है, मतलब कि ये साइनसोइडस होते हैं। ठीक है, मतलब कि मिएंडर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो डी ऑप्शन है कि जेट स्ट्रीम के वायु वेग में ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, तो ये भी सही है आपका। तो आपका बी नंबर जो है सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कि अगर आप इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको काफी टाइम लगेगा, और ये है कि आपका जो है बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप की तैयारी हो जाएगी, आप कहीं भी फेल नहीं होंगे। तो आपको इसी तरह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि जो जेट स्ट्रीम है क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की क्षैतिज पवनें हैं। ठीक है, जिनकी जो वेग है वो हाँ, पहले इनको जानना है कि ये लगभग 150 किलोमीटर जो है मतलब कि लंबाई में एवं 2 से 3 किलोमीटर की मोटी जो है चौड़ी पट्टी में सक्रिय रहते हैं, और इनकी जो गति होती है वो 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। ठीक है, और सामान्यतः ये जो है उत्तरी गोलार्ध में मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में भी ये जो है मिलते हैं। ठीक है, अब जो है अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है कि 2 कथन दिए गए हैं, पहला कथन है, दूसरा कारण है, और फिर कूट दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र वर्ष भर वर्षा प्राप्त करते हैं, तो ये सही है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान संवहनी वर्षा उत्पन्न करती है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों सही हैं, और पहले की व्याख्या दूसरा कर रहा है। तो आपका जो विकल्प सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प देखिएगा पलट दिया गया है, ट्रेडिशनल नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, और जो डी नंबर है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए एक आदर्श दशा नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं कि समान तापमान सहित एक विस्तृत समान पृथ्वी का धरातल, तो ये आपका जो है क्या है, सही है। अगला है कि वायु का अभिसरण होना, तो इसको भी सोचिएगा आप। तीसरा है कि एक लंबी अवधि तक वायुमंडलीय दशाएं स्थिर होनी चाहिए, और जो चौथा है कि उत्पत्ति क्षेत्र स्थलीय या महासागरीय होना चाहिए। तो वायु का जो अभिसरण है वो नहीं होना चाहिए, वायु राशियों की जो है उत्पत्ति के लिए एक दशा सही नहीं है। तो जो जो दशाएं होनी चाहिए वायु राशियों की उत्पत्ति के लिए वो प्रमुख रूप से हैं कि उनकी एक यूनिक टेम्परेचर और यूनिक जो है ह्यूमिडिटी होना चाहिए। ठीक है, वैसा कोई एक एरिया होना चाहिए। दूसरा है कि वायुमंडलीय दशाएं लंबे समय तक स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, और उत्पत्ति क्षेत्र में वायु का अपसरण होना चाहिए, अभिसरण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है। ऑप्शन दिए हुए हैं दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य, तो दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य मतलब कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र सही है। फिर उसके बाद दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है, आपका पर्थ का जो रीजन है।
उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप में नहीं पाया जाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जबकि दक्षिणी जो यूरोप है उसमें पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो ठीक है, ये आपका जो है विकल्प सही नहीं है। और उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, तो ये आपका सही है। ठीक है, अब जो है इसके बाद अगला जो प्रश्न है, आपको बताते चलें कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु उसका जो विस्तार है दोनों गोलार्धों में 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में, मतलब मध्य अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे होता है। और इस प्रकार की जलवायु की एक विशेषता होती है कि इसमें जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है, ना कि शुष्क ऋतु में होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु एवं मध्य जलवायु के बीच में पाया जाता है। और जो विश्व में इनका जो वितरण है वो मुख्य रूप से आपका दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया का पार्ट है। उसके अलावा मतलब कि जो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र वहां के अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उसमें जो है मध्य कैलिफोर्निया में, दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप उसमें मध्य चिली में, और उसके बाद अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका देश के दक्षिणी भाग में और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। तो इसको आपको रट लेना है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि यदि एक मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न 1:3000 है, 1:3000, जिसे 3 गुना छोटा किया जाए तो छोटे किए गए मानचित्र का प्रदर्शक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं 1:1000, 1:6000, 1:9000, 1:27,000। तो जो आपका 3 गुना छोटा करना है तो आपका जो है RF हो जाएगा 1:9000। अब आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि अगर इसी मानचित्र को 3 गुना बड़ा करना हो तो उत्तर क्या होगा? वो आपका काम है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन दिए हुए एक स्थान पर तापमान एवं वायुदाब के बीच सहसंबंध गुणांक 3.5 है, सही है। प्रमाप विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है, तो ये भी आपका सही है, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर उसके बाद प्रमाप विचलन का वर्ग विचरण गुणांक कहलाता है, तो जो HD का स्क्वायर होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहलाता है, ये भी सही है आपका। फिर उसके बाद ये मतलब कि आपको कहना क्या है कि सही कथन का चुनना, तो ये आपके जो शुरुआत के ये जो 3 कथन हैं ये आपके जो है सही नहीं है। जबकि जो चौथा कथन है कि लारेंज वक्र किसी सम्यक श्रेणी के अपविकिरण को प्रदर्शित करने की एक आरेखीय विधि है, तो आपका जो है विकल्प सही है वो आपका जो है क्या है, D नंबर सही है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है, इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन सा कथन नहीं सही है, अचानक दिमाग बन जाता है, भले आप सही से पढ़े हों, या कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा कथन नहीं सही है तो आप सही पढ़ लेते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन गलत होने पे ही आपका जो है सिलेक्शन रुक जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए हुए भूमध्य रेखीय प्रदेश में, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, उपध्रुवीय क्षेत्र में या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मतलब इक्वेटोरियल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब पोलर रीजन में और जो है ट्रॉपिकल रीजन में। तो आपको बताना है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो है खारापन होगा, सबसे ज्यादा सैलिनिटी समुद्र की कहाँ पे होगी, तो वह है आपका जो है सब ट्रॉपिकल जोन में। और आपको बताते चले कि जो महासागरों में सर्वाधिक लवणता है वो 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में तथा 10 से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाई जाती है। और इसका कारण है कि इस क्षेत्र में उच्च तापमान के कारण अधिक मात्रा में वाष्पीकरण का होना एवं वर्षा अपेक्षाकृत कम होना। इसीलिए इस क्षेत्र में महासागरीय जो जल की लवणता है या खारापन है वो 36 मतलब 36/1000 होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ समुद्री धाराएं दी हुई, दूसरी तरफ महासागर का नाम दिया हुआ है। तो आपको IOCO की जो धारा है वो आपको मिलाना है। IOCO की धारा आपकी जो है उत्तरी प्रशांत महासागर से है, ठीक है। फिर उसके बाद वेनेजुएला की जो धारा है वो आपकी जो है क्या है, वेनेजुएला की धारा आपको सोचना है कि कहाँ पे है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। उसके बाद हम्बोल्ट की जो जलधारा है वो आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कनारी की जो जलधारा है वो आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो आप इसी तरह से इसको सीक्वेंस से मिला देंगे और आपका जो भी विकल्प सही होगा उस पर आप टिक मार दीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
पहला है कि महाद्वीपीय मग्न तट का औसत ढाल 5 डिग्री से 8 डिग्री होता है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है गलत है। अगला है कि महाद्वीपीय मग्न तट नदियों के मुहाने पर सामान्यतः चौड़े होते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि अंतःसागरीय कंदराएं सामान्यतः महाद्वीपीय मग्न तट के समानांतर मिलती हैं, तो ये भी आपका जो है गलत है। तो आपका जो बी नंबर विकल्प है वो मुझे समझ में आ रहा सही है। तो आपका कोड दिया हुआ कि केवल एक सही, केवल दो सही, केवल एक दो सही है, या दो तीन सही, या फिर एक दो तीन सही है। तो आपका जो सही है वो है केवल दो। ठीक है। अब जो है आपको बताते चलें कि जो महाद्वीपीय मग्न तट होता है वो महाद्वीप का ही एक भाग होता है, और जिस पर जो सागरीय जल का विस्तार पाया जाता है, और इसकी जो औसत गहराई है वो लगभग में 200 मीटर या 100 फैदम होती है। इसकी जो औसत ढाल है वो 17 फीट पर मील होती है, या 1 डिग्री से वो आपके आसपास होती है, और संपूर्ण महासागर के क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर जो है महासागरीय मग्न तट या कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं। और आपको ये भी बताते चले जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये जो है आपका अटलांटिक महासागर में 13.3%, प्रशांत महासागर में 5.7% और हिंद महासागर में 4.2% पाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि प्रवाल भित्तियों के निर्माण का स्थिर स्थल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन दिए हुए हैं डार्विन महोदय, मरे महोदय या डेली महोदय। तो ये दिया था मरे महोदय ने। अब आप मुझे बताइएगा कि जो डार्विन है, डार्विन महोदय ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और डेली ने जो है किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि प्रवाल के विकास के निम्नलिखित में से कौन सी अनुकूल दशा है, मतलब कि कौन सा जो है सही दशा है जिसमें प्रवाल का विकास हो सकता है। ऑप्शन दिए हुए हैं 100 मीटर से अधिक की महासागरीय गहराई, दूसरा है 35 से ज्यादा महासागरीय जल की लवणता, तीसरा है नदियों का शुद्ध जल, चौथा है महासागरीय जल का तापमान 20 डिग्री से 22 डिग्री होना। तो आपको बताते चले कि जो प्रवाल का जो सही विकास है वो 100 मीटर ना होकर के 60 से 70 मीटर तक गहराई तक होता है। ठीक है, लगभग में 200 फीट से 250 फीट तक। तो ये जो है आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि 35 प्रति हजार महासागरीय लवणता, तो महासागरीय लवणता भी 27 से 30 प्रति हजार होनी चाहिए, ना कि इतनी। और नदियों के मुहाने पर अगर शुद्ध जल है तो वहां पे भी विकास नहीं होता। चौथी जो दशा है वो है आपकी कौन सी, कि महासागरीय जल का तापमान 20 से 22 डिग्री। तो ये आपका जो है थोड़ा बहुत सही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है, क्लोरीन जो है आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और आपको बताते चलें कि जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसकी जो खोज की गई थी वो 1824 में जोसेफ फॉरियर द्वारा की गई थी, और 1896 में पहली बार स्वेंटी आरहेनेस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई थी। और हरित गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अन्य हाइड्रोजन गैसें आती हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं बायोम, इकोटोन, बायोटोन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं संक्रमणिका या फिर इकोटोन। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि कोड एक तरफ सूची एक दी है, दूसरी तरफ दूसरी सूची दी हुई। पहली सूची में जो है पोषण स्तर दिए हुए हैं, दूसरे में जीव दिए हुए हैं। तो स्वपोषी कौन होता है, तो आपको घात लगा देना है कि स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो आपका ए का जो है आपका मिल जाएगा क्या, बी, ए का बी हो गया। फिर उसके बाद शाकाहारी क्या होता है, तो शाकाहारी आपका जो है क्या होता है, भेड़ होता है। तो आपका इन दूसरे का सी हो गया, तो बी और सी पहले आपका लग गया। मांसाहारी कौन होता है, तेंदुआ होता है, तो आप डी लगा देंगे। सर्वाहारी कौन है, मानव है, तो आप पहला ही विकल्प आपका सही हो गया। ठीक है, आप आसानी से लगा दीजिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, उनसे और भी बहुत से प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। और इसी तरह के आपको बताते चले कि यूपी पीजीटी के जितने भी पेपर्स अभी तक आए हैं सन 2000 से लेके 2016 तक जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन सभी के वीडियोज प्लेलिस्ट आप जाके देख लीजिएगा, पूरा अपलोडेड है, आप ध्यान से उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टीजीटी के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी अपलोडेड है 2000 से लेकर वर्तमान तक। और अब आप हम लोग जो है यूपी हायर अपलोड कर रहे हैं, इसके बाद नई नई श्रृंखलाएं जो है करेंगे, और भूगोल पे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं पॉसिबल वो सब अपलोड करेंगे। तो आप जो है चैनल पे बने रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो प्रश्न अगला पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। ऑप्शन दिए हुए हैं हार्टसोन, हम्बोल्ट, रिटर और बैरेज।
तो जो है ये कहा था आपका कार्ल रिटर महोदय ने, और इन्हें जो है आर्म चेयर भूगोलवेत्ता, आर्म चेयर ज्योग्राफर भी कहा जाता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध किताब लिखी थी अर्धकुंडे या भूविज्ञान, और इनके अनुसार पृथ्वी मनुष्य के लिए है एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, और इन्हें जो है रीजनल ज्योग्राफी या प्रादेशिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का विषय क्षेत्र है। ऑप्शन दिए हुए हैं अवस्थिति मतलब लोकेशन, मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप मानव पर्यावरण अंतर संबंध, प्रादेशिक विश्लेषण, रीजनल एनालिसिस, या उपरोक्त में से सभी सही मतलब सभी सही है। तो कौन सा आपका सही है? सभी सही है, सभी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम है, अनुक्रम है। ऑप्शन दिए हुए हैं यूनान, रोमन, अरब, अंध एवं युग, अंधयुग। ठीक है, फिर उसके बाद रोमन, अरब, यूनान, अंधयुग, अंधयुग, यूनान, रोमन, अरब, यूनान, रोमन, अंधयुग और अरब। तो ये आपका जो है कौन सा डी नंबर जो है ऑप्शन मेरे हिसाब से सही, डी नंबर, हाँ डी नंबर आपका जो है सही है। तो सबसे पहले यूनान आए, फिर रोमन आए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका अरब आए, फिर उसके बाद अंधयुग आया, फिर उसके बाद आपका जो है अरब आए। ठीक है, तो आपको बताते चले कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसे यूनान का स्वर्ण काल कहा जाता है, और भूगोल के नामकरण और उनको व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो यूनानियों को दिया जाता है। और आपको ये भी बताते चलें कि उसके बाद जैसे ही साम्राज्य का पतन हुआ, अंधयुग आया और इसमें भौगोलिक ज्ञान की प्रगति नहीं हुई। फिर उसके बाद पुनर्जागरण काल में भूगोल के क्षेत्र में पुनः अन्वेषण कार्य शुरू हुए। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सूची 1 में स्कूल दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उस स्कूल से संबद्ध विद्वानों के नाम दिए हुए हैं। जैसे आपका जर्मन, तो जर्मन से जो है आपके अल्फ्रेड हेटनर महोदय जुड़े हुए थे, तो एक का ए आपका सही हो गया। फिर उसका फ्रांसीसी, तो फ्रांसीसी के कौन थे? जीन ब्रून्स थे, तो आपका 2 का सी सही हो जाएगा। फिर उसका ब्रिटिश से कौन थे? तो ब्रिटिश से एजे हर्बर्टसन महोदय थे, तो आपका डी सही हो जाएगा, तो डी सही होगा। अमेरिकन कौन थे? अमेरिकन मार्क जेफरसन थे, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो ये जो है आपका ए नंबर विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको बताना क्या है कि हेटनर, जेफरसन और ब्रूंज और हर्बर्टसन इन्होंने प्रमुख कार्य क्या किया भूगोल में, उनको आप क्रमबद्ध रूप से एक एक करके बता दीजिए। जैसे जेफरसन महोदय ने क्या किया था, जो प्रधान शहर होता है या प्राइमेट सिटी उसका कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा जो सेंट्रल प्लेस वो टर्म दिया था। इसी तरह से ब्रून्स और हेटनर और हर्बर्टसन ने क्या किया था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। केवल एक एक आपको बताना है, ज्यादा नहीं बताना। जो अंतिम प्रश्न है इस जो वीडियो का वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन दिए हैं ज्योग्राफिक ह्यूमन, जीन ब्रून्स, तो ज्योग्राफिक ह्यूमन सही है। फिर उसका ब्रिटिश एंड द ब्रिटिश सीज डडले स्टाम्प, तो ब्रिटिश एंड ब्रिटिश सीज ये डडले स्टाम्प का नहीं बल्कि ये किसका है? आपका मैकेंडर महोदय का है। ठीक है, तो आपका जो है ये गलत सुमेलित है। ठीक है, अब जो है उसके बाद ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, ये आपका जो है पीटर हैगेट का है। और उसके बाद जो चौथा विकल्प है कि द स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ ज्योग्राफी, ये SW बुलविच का सही है। तो ये जो है आपके ए, सी और डी सही है, जबकि आपका जो बी है वो आपका सही नहीं है। तो आपको क्या करना है, उसको सही कर लेना है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर डालिए जो भी प्रश्न पूछे गए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप वीडियो सुन रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। वैसे बहुत से चैनल हैं पूरे यूट्यूब के, बहुत से पड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व कराए जाएं, जिससे कि आप जो है अच्छे से तैयारी कर सकें और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें। इसके बाद अगर देखते हैं टाइम रहता है तो हम लोग जो है लाइव क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे, जिससे कि आपको मैं बेहतर से बेहतर जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंतर्गत ज्योग्राफी का जो भी है पार्ट वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें तो आपको ज्योग्राफी केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बताया जा रहा है, जिससे कि आपको सफलता मिल सके, लेकिन एक्चुअल में ये ज्योग्राफी नहीं है। ज्योग्राफी एक्चुअल में है क्या वो आपको लेक्चर्स में बताएंगे। धन्यवाद।